कोई गलती भी नहीं किया है, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। यही सोच रहे थे कि तब तक उधर से 2 लोग और चले आ रहे थे बीड़ी पीते हुए, वो भी नंगे थे। ये तो कपड़ा पहने हुए थे लेकिन वो केवल नंगे थे। जब उनको आगे आते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि ये हमसे ज़्यादा पीड़ित हैं। उनसे पूछा, उन्होंने बताया। जब सारी घटना को बताया तो विचार मंथन करने लगे। तो उन्होंने विचार में ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे समाज में जो सबसे बड़ी कमी है, हमारे साथ जो अन्याय अपमान हुआ, वो है शिक्षा की कमी। तो शिक्षा की कमी है, तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं अब आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं अपने समाज को जगाऊंगा, शिक्षित करूंगा। तब उन्होंने आकर अपने घर जा करके सबसे पहले उन्होंने अपने पत्नी को सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने के बाद जब उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उन्होंने जो है गांव में एक स्कूल खोला। क्योंकि उस समय जो आज का स्थिति है, जगह जगह मकान बने हुए हैं, उसमें मकान नहीं थे, पेड़ थे। तो जब स्कूल खोला तो वहाँ पर जो है गांव के लड़कियों और लड़कों को जब इकट्ठा हुए, महिलाओं को, तो लोग विरोध करने लगे। जैसे जो लोग पढ़ने लिखना नहीं जानते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, तो उनका विरोध हुआ। उनको भी प्रताड़ित किया गया, उनके पत्थर फेंके गए, ईंटें फेंके गए, उनके ऊपर गोबर फेंके गए और तमाम प्रकार के कीचड़ फेंके गए, परंतु उन्होंने अपने हिम्मत को नहीं हारा। उसके बाद जब हमारे समाज को ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ने लगा तो उन्हीं ब्राह्मणों ने इसका और विरोध किया, उन्हें अपमानित किया गया। उनसे फिर भी नहीं रुके तो उनके घर परिवार में ये शिकायत किया गया, तो उनके माता पिता ने जो है उनको घर से भगा दिया। वो अपने ससुराल जाकर के बसे। वहाँ पर भी उन्होंने शिक्षा का कार्य प्रारंभ रखा, वहाँ पर यही स्थिति हुई। फिर वहाँ से वो अपने ससुराल से भी भगाए गए। फिर वो अपने गाँव आए। गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति था, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम फातिमा शेख था। उन्होंने उस मुस्लिम ने कहा कि हमारी लड़की पढ़ना चाहती है तो हमारी लड़की को पढ़ाओ और हमारे घर में रहो। उसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और धीरे 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 जो उन्होंने पढ़ाई किया, हमारे समाज को जगाया। लेकिन ये हमारा समाज दूसरे के बहकावे में जल्दी आ जाता है। अपना अगर घर का, परिवार का, गांव का, अगर अपना समाज अगर कुछ कहता है तो उसको नकार देते हैं, कहते हैं हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। और अगर पंडित जी कह दें तो वो नंबर 1 पर रख लेते हैं कि बहुत अच्छा कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। वो लोग उन्हीं ब्राह्मणों के बहकावे में आकर के उनके साथ वही अत्याचार करते रहे। और सावित्रीबाई फुले निरंतर लगातार शिक्षा का कार्य करती रही। जब वो स्कूल को पढ़ाने जाती थी तो अपने घर से जो है 2 साड़ियाँ रखती थी, एक पहन कर जाती थी। तो जब कीचड़ फेंकते थे उनके ऊपर तो वो मैला हो जाता था, वो वहाँ पर जा करके उसको निकाल देती थी, नई साड़ी पहन लेती थी और अपने समाज को पढ़ाती थी। उसके बाद वापस लौटते समय उस कपड़े को उसमें झोले में रख करके फिर वही पुरानी कपड़े पहन करके अपने घर आ जाते हैं। इसी प्रकार शिक्षा का ज्ञान और जो मिला हमारे समाज को ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई के फुले के वजह से मिला। और उसको संविधान के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दे दिया, जो आज संविधान में दर्ज, संविधान में है। आज आप लोग देख रहे हैं स्कूल में अगर 5 जगह है तो 5 ही महिलाएं अध्यापक हैं। क्योंकि वो क्यों हैं? क्योंकि वो किसकी देन है? वो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की देन है। लेकिन वही महिलाएं नहीं जानती हैं कि ये शिक्षा हमको कहाँ और कैसे मिली है, क्योंकि वो उनको बताया नहीं गया है। ना ही हमारी किताब में, आप लोग जो पढ़े लिखे हैं कक्षा 1 से लेकर के MA PhD तक आपको कहीं नहीं मिलेगा, अपने समाज महापुरुषों के बारे में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये स्थिति है क्योंकि उन्होंने इस पर इतना बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है कि उसको उजागर नहीं किया जा सकता है। परंतु इतिहास एक ऐसा चीज है जिसको कहीं नहीं छिपाया जा सकता है और ना ही छिप सकता है। इसलिए जो है ये हमारी शिक्षा की जरूरत है। हमारे तमाम साथी हैं, अभी पंचायत का चुनाव आ रहा है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी सीट होगी। वो सीट किसकी देन है? वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान के माध्यम से देन है। तो हमारे अपने बहुजन समाज के लोग ही आरक्षण की देख रहे हैं। सामान्य सीट है तो यही सोच रहे हैं कि अगर SC सीट, हरिजन सीट अगर मिल आ जाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन हमारा ही समाज तमाम लोग ऐसे नहीं जानते हैं कि आखिर ये सीट किसके बदौलत हमको मिल रही है। और सामान्य सीट में अगर SC चुनाव लड़ता है तो जय भीम, जय भीम, जय भीम।
सामान्य सीट पर कोई 80 आज तक चुनाव नहीं जीता है। अगर वो चुनाव जीता है तो पहले से शिक्षित और जागरूक अगर रहा है तभी जीता है, अन्यथा ऐसा आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने बल पर बिना आरक्षण के अगर प्रधान, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, कोई भी राज्यसभा सांसद अगर बना है तो वो नहीं बना है, तो दूसरे के सहयोग से या आरक्षण सीट पर ही बना है। क्योंकि सामान्य सीट में 80 बहुजन समाज की संख्या तो ज्यादा होती है, परंतु वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहकावे में रहते हैं। इसलिए जो है हमारा समाज शिक्षित होते हुए फिर भी जो है इस पर विचार नहीं कर रहा है। इसलिए इस संघ का गठन करना पड़ा। भारतीय पुनर्जागरण संघ के माध्यम से हम बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि सब लोग जागरूक हों और अपने महापुरुषों को जाने, समझें, पहचाने। शांत रहो भाई, आप लोग थोड़े पहचाने, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत सुंदर माननीय शिव कुमार एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छे सुंदर तरीके से बताया। फुले साहब ने और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी ने हमारे आपके पढ़ाई के लिए क्या क्या नहीं किया, वो सब कुछ किया जो आज तक भगवान नहीं करते, जिसकी हम आप पूजा करते हैं। ज्योतिबा